नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे को खत्म करके भारत की धरती पर वापस लौट आए हैं और मोदी की वापसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की, जिसमें बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हैं, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हैं और जिसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कई मंत्री भी शामिल है। उन सबके दिलों की धड़कनें बढ़ गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े बदलाव की आहट पिछले लंबे समय से सुनाई दे रही थी, उस बड़े बदलाव को अब अमली जामा पहनाने की तारीख नजदीक आ गई है। प्रधानमंत्री की वापसी के साथ ही ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में और खासतौर से संसद के मानसून सत्र से पहले पार्टी भी बदली हुई नजर आएगी, सरकार भी बदली हुई नजर आएगी और खासतौर से कुछ नेताओं पर विशेष नजर है क्योंकि प्रधानमंत्री की विदेश रवानगी से पहले और प्रधानमंत्री के विदेश में रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले पिछले 12 वर्षों में कभी नहीं हुआ और इसलिए कई नेताओं के दिलों की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, खासतौर से उनकी जिनकी विदाई की कहानी कही जा रही है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने आला कमान को ही आंख दिखाने का काम किया है। ये पिछले 12 सालों में कभी नहीं हुआ। ऐसे नेता का फैसला भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आकर करेंगे क्योंकि वो नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि वो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, जबरदस्त नेता है। तो ये एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए और 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिए। अब सीधे सीधे बड़ी खबर पर आ जाता हूं, नेताओं की बात भी बताऊंगा। पहले जरा आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे को समाप्त करके भारत की धरती पर वापस लौट आए हैं। इंडोनेशिया में जो बवाल उठा, ऑस्ट्रेलिया में जो हंगामा उठा, न्यूजीलैंड में जो हंगामा उठा, जिस तरह से सवाल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने को लेकर उठे, जिस तरह से सवाल जो भीड़ जुटाई गई उसके तौर तरीकों पर उठे, विदेशी मीडिया जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार कई तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर देश में भी बवाल मचा, देश में भी हंगामा उठा। लेकिन वो एक अलग कहानी है। अब जो बड़ी कहानी निकल के सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आ गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का फैसला होगा जो पाइपलाइन में तो था। लेकिन पिछले 36 से 48 घंटों में जो कुछ हुआ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। शुरुआत तो मध्य प्रदेश से ही कर देता हूं। मध्य प्रदेश के एक बड़े दिग्गज नेता, एक बड़े दिग्गज राजनेता जो कि गृह मंत्री रह चुके थे मध्य प्रदेश में और गृह मंत्री रहते हुए उनका जबरदस्त जलवा था, वो नरोत्तम मिश्रा पिछली बार विधानसभा का चुनाव हार गए और विधानसभा का चुनाव हारने के बाद जो जीता वहां पे कांग्रेस का उम्मीदवार, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। कैसे रद्द हुई ये विस्तार से आपको सब कुछ पता है तो उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद वहां उपचुनाव होना था। नरोत्तम मिश्रा को लग रहा था कि बीजेपी उनके अलावा किसी और को टिकट क्या देगी। वो चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके थे, वो बाकायदा लोगों के साथ मेल मुलाकात का सिलसिला भी शुरू कर चुके थे, बाकायदा पोस्टर वोस्टर भी लोग बता रहे हैं कि छपवा चुके थे। लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो पता लगा कि बीजेपी आला कमान ने उनका नाम काट दिया। सब लोगों ने सोचा समझा कि चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। किसी ने सोचा नहीं होगा कि अपने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार रहने के बावजूद, डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद, बीजेपी का कोई नेता जो कि विधानसभा का चुनाव हार चुका हो, वो मोदी और शाह की पसंद के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। उसके बाद क्या हुआ, दतिया की सड़कों पर, मध्य प्रदेश की सड़कों पर पुलिस के एसपी एएसपी तक घायल हो गए, कई पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हुए, पुलिस पर पथराव किया गया, आगजनी की घटनाएं हुई, हाईवे को जाम कर दिया गया। ये तमाम चीजें दोस्तों पिछले 12 वर्षों में खासतौर से मोदी और शाह के प्रभावी होने के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखा गया। और तमाम लोग ये मानते हैं कि भले ही दिल्ली में बैठकर आप टिकट बांट दे, भले ही भोपाल में बैठकर आप टिकट बांट दे,
भले ही नरोत्तम मिश्रा पिछला वाला विधानसभा चुनाव हार गए हो, लेकिन वो आज भी हराने की ताकत रखते हैं। तो अगर नरोत्तम मिश्रा को न मनाया गया तो शायद दतिया से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जीतने में कई तरह की मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और इसीलिए अब उनको एक तरह से ऑफर तो दे दिया गया है, लेकिन अब आला कमान को फैसला करना है, यानी मोदी और शाह और नितिन नवीन को मिलकर फैसला करना है। जो सूत्र ये बता रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को कहा गया है कि भैया राष्ट्रीय राजनीति में आ जाओ। नितिन नवीन की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जो नई टीम का ऐलान अटका हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि आपको महासचिव की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, आपका कद बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा तो भैया नरोत्तम मिश्रा है। कैलाश विजयवर्गीय का हश्र देख चुके हैं। अमित शाह उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर दिल्ली ले गए, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और फिर कह दिया कि जाओ विधानसभा का चुनाव लड़ो और मोहन यादव के मुख्यमंत्री वाले मंत्रिमंडल में जाके मंत्री बन जाओ। वो कई तरह के किस्से कहानियां हैं। नरोत्तम मिश्रा इसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को अब नरोत्तम मिश्रा के भाग्य का भी फैसला करना है। और दूसरा सवाल खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले विधायक हुआ करते थे बांकीपुर से, 1995 से वो सीट उनके परिवार के पास है। लगातार पहले उनके पिता जीतते रहे, उस समय उस सीट का नाम कुछ और था, और फिर वो खुद जीतते रहे। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो वो राज्यसभा आ गए। उन्होंने बांकीपुर विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, वहां पर उपचुनाव होने की तारीख आ गई। नितिन नवीन ने अपनी पसंद से अपने करीबी को, जो उनका चुनाव देखते थे, उनको उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। बाद में उसमें कई तरह के किस्से, कहानियां, खबरें आनी शुरू हो गई। तो जब नितिन नवीन की पसंद से उम्मीदवार बना अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी, तो नितिन नवीन ने तुरंत बधाई दे दी। और जब उनका टिकट काटकर बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया, तो उनको सोशल मीडिया पर बधाई देने में नितिन नवीन को 22 घंटे लग गए। ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन टिकटों में किए गए इस बदलाव से खुश नहीं है। अब जब वो इस बदलाव से खुश नहीं है, तो जाहिर तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के लिए एक दिक्कत की स्थिति पैदा होगी दोस्तों। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नहीं हुआ कि उनका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे 1998 से लेकर 2004 तक। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा कभी शो नहीं किया कि वो अटल बिहारी वाजपेयी से नाराज है। खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं 2014 से। जब वो प्रधानमंत्री का उनको उम्मीदवार दावेदार बनाया गया था, तब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो राजनाथ सिंह जो है वो उनकी सरकार में गृह मंत्री के तौर पर शामिल हो गए। 2014 का वाकया है। एक व्यक्ति एक पद का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष का पद छोड़ा और अमित शाह ने अध्यक्ष का पद संभाला। अब बीजेपी की राजनीति को जानने समझने वाले ये मानते हैं कि अमित शाह इज इक्वल टू मोदी। तो अमित शाह ने कभी नाराजगी जताई नहीं है, शायद उनको नाराजगी जताने का कोई मौका मिला ही नहीं, क्योंकि वो जो भी कहते थे संगठन के लिए, सरकार के लिए, मोदी उनकी सारी बातें मान लेते थे। उनके बाद अमित शाह के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जेपी नड्डा। जेपी नड्डा भी कभी नाराजगी जताने वाली स्थिति में नहीं थे। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, मंडी से तैयारी कर रहे थे। आखिरी समय पर बीजेपी आलाकमान ने कहा कि नहीं, जेपी नड्डा नहीं लड़ेंगे। कंगना रनौत को टिकट दे दिया गया, फिर भी जेपी नड्डा ने नाराजगी नहीं जताई। यहां ये पहला वाकया है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुलकर नाराजगी जताते हुए नजर आए। 22 घंटे तक उनकी अपनी पुश्तैनी सीट, उनकी अपनी पार्टी का उम्मीदवार, जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले घोषित किए हुए उम्मीदवार को तुरंत बधाई और शुभकामना दे चुके थे, लेकिन दूसरे घोषित किए हुए उम्मीदवार को बधाई और शुभकामना देने में लगभग 22 घंटे का समय लग गया। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को भवन में चले गए। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर अब इस पर भी विचार विमर्श करना पड़ेगा। ये कहने वाले, मतलब ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि नितिन नवीन शायद जेपी नड्डा की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे। नितिन नवीन अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की अथॉरिटी का पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन क्या मोदी और शाह की जोड़ी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की अथॉरिटी का पूरा इस्तेमाल करने देगी? और करने देगी तो फिर गुजराती लॉबी का क्या होगा? मोदी और शाह जैसे हर फैसले में अपनी चलाते हैं, उनका क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी को वापस आने के बाद यह भी फैसला करना होगा कि नितिन नवीन को कैसे उनकी हद बताई जाए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन कहां तक उनको फैसला करना है। उनको यह भी बताया जाएगा कि भैया मैंने तुम्हें अपना बॉस तो बता दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ही बॉस होता है और अपनी चलाने की कोशिश करोगे तो कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। ये तो हुआ जो बवाल हाल फिलहाल में शुरू हुआ, लेकिन कई और चीजें भी प्रधानमंत्री को तय करनी है। राजस्थान में जो विवाद हुआ और जिस विवाद के कारण भूपेंद्र यादव के चारों
करीबी अधिकारियों को एक तरह से हटा दिया गया, बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया, जो अगर दूसरे विभाग से आए थे वहां उनको वापस भेज दिया गया। तो अब भूपेंद्र यादव का क्या, प्रधानमंत्री को यह फैसला करना है कि जो भी बड़ी गड़बड़ी हुई उसके लिए क्या भूपेंद्र यादव के पीएस और एपीएस ही जिम्मेदार थे, क्या वो अधिकारी ही जिम्मेदार थे, या भूपेंद्र यादव भी जिम्मेदार थे, और अगर भूपेंद्र यादव जिम्मेदार है तो उनकी विदाई होगी, या भूपेंद्र यादव जिस तरह से मोदी के करीबी सीआर पाटिल से मुलाकात करके एक तरह से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को साध लिया है, तो क्या माफी से काम चल जाएगा या भूपेंद्र यादव की विदाई करनी पड़ेगी। मोदी और शाह को यह भी फैसला करना पड़ेगा कि जो भी राजस्थान में गफलत हो रहा है, चाहे वो भूपेंद्र यादव से जुड़ा हो, या उनके जो ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन वाला मामला है उससे जुड़ा हो, चाहे वो पीपल और खेजड़ी का विवाद हो, चाहे राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी हो, या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कामकाज का स्टाइल हो, तो क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए, भजनलाल शर्मा बने रहेंगे, या भजनलाल शर्मा को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और अगर किसी और के सर पे ताज सजेगा तो कोई नया नवेला विधायक होगा, या वसुंधरा राजे सिंधिया जैसा बड़ा पुराना और दिग्गज नेत्री टाइप की होंगी, ये सीधे वसुंधरा राजे सिंधिया होगी। ये भी मोदी और शाह की जोड़ी को फैसला करना है। और एक बड़ी बात, चूंकि राष्ट्रीय टीम का गठन होना है, जिस राष्ट्रीय टीम के गठन में जो वापसी की संभावना, ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी की वापसी होगी, वरुण गांधी की वापसी होगी, अनुराग ठाकुर की वापसी होगी, श्रीकांत शर्मा को बड़ा पद और कद दिया जाएगा, ऐसे कई नेता जो हैं बड़ी जिम्मेदारी की बाट जो रहे हैं। क्या अब उस लिस्ट में कोई फेरबदल होगा अगर आपको कुछ नए नेताओं को उसमें शामिल करना है तो? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को जो वादा किया गया अगर वो स्वीकार कर लेते तो उनको लाना पड़ेगा। भूपेंद्र यादव को अगर आप सरकार से हटाएंगे तो संगठन में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो क्या ये जो तमाम नाम आ रहे हैं, क्या उनको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा? यानी वो इंतजार कुर्सी का, पद का, कद का, जिम्मेदारी का कर रहे हैं, शायद उनके हाथ से वो छिटक जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रिमंडल में भी फेरबदल करना है, तो मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर किसकी छुट्टी होगी, किसको रखा जाएगा? और ये सब उन्हें संसद के मानसून सत्र से पहले करना है। संसद का मानसून सत्र जो कि 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और 13 अगस्त तक चलेगा। संसद के इस मानसून सत्र के लिए विपक्षी राजनीतिक दलों ने भरपूर तैयारी कर ली है। जो सबसे पहला मुद्दा बताया जा रहा है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्षी दल घेरने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। नीट पेपर लीक जो हुआ, सीबीएसई का जो गड़बड़ झाला हुआ, महंगाई की बात करें, पेट्रोल की बात करें, एथेनॉल की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको उठाकर विपक्षी दल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। और सूत्र ये बता रहे हैं कि मोदी इसी संसद के सत्र में वो महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल पास करवाना चाहेंगे, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले परिसीमन भी हो जाए, लोकसभा का पुनर्गठन भी हो जाए लोकसभा सीटों का, और फिर नए सीटों के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरे और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो। यानी सरकार और विपक्ष दोनों ही संसद के मानसून सत्र के लिए तैयार है, लेकिन उस मानसून सत्र में एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत करने से पहले, या एक बड़ी लड़ाई को शुरू करने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी और उनकी अपनी सरकार से जुड़े इन मसलों को भी सुलझाना होगा। जिन नेताओं के नाम मैंने लिए, उन नेताओं के भाग्य का फैसला भी मोदी और शाह को भी करना पड़ेगा। और उसमें जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्याही होगी, और अयोध्या वाले कांड पर भी मोदी को फैसला करना पड़ेगा। एक सीईओ बनाने की बात हो रही है, नृपेंद्र मिश्रा आगे चल रहे हैं। ट्रस्ट का पुनर्गठन होगा, या ट्रस्ट में कौन कौन से सदस्य शामिल किए जाएंगे, क्योंकि इस पर अगर आप कुछ बड़ा करते हुए नजर नहीं आएंगे तो सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरफ मोदी सरकार गिरते हुए नजर आएगी। तो कुल मिलाकर 3 देशों के दौरे से वापस लौटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अगले कुछ घंटों तक जबरदस्त व्यस्त रहने वाले हैं, बैक टू बैक मीटिंग करने के लिए और बड़े फैसले करने के लिए। अब अगले कुछ घंटों तक कह लीजिए या अगले कुछ दिनों तक कह लीजिए। इस स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करते हुए 2-4 लोगों तक उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, 2-4 लोगों तक इसको आगे बढ़ा दीजिए। और चैनल को मैं फिर से आपसे अपील आग्रह कर रहा हूं, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार।